अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। आज आप मुझे फिर देख रहे हैं कि मैं कमरे में मैसूर हो गया हूं, बंद हो गया आपके सामने आज की वीडियो ला रहा हूं। इसकी सबसे बड़ी वजह भाई मैं आपको बता दूं, वजह क्या है। वजह यह है कि जैसे ही मैंने ऊपर सेटअप लगाया आज की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, छत पर जो आप देखते हैं मेरा यूजुअल सेटअप है जहाँ से हम बैठ कर प्रोग्राम करते हैं, तो साथ ही हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोस में साहिब ज़ौक़ और साहिब शौक़ किस्म के लोग रहते हैं। उन्होंने जनाब अली फुल ब्लास्ट पे कवालियाँ बजानी शुरू कर दी और सबको मुस्तफ़ीद करना शुरू कर दिया, पूरे मोहल्ले को। और इतनी ऊंची आवाज़ है कि मैं फिर एक ड्राइंग रूम में गया, घर में अपने ड्राइंग रूम में गया, वहाँ तक आवाज़ आ रही थी। फिर ये मैं घर के आखिरी कोने में आया हूँ, बहुत सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके। एक जो कोने वाला कमरा है जहाँ आप देख रहे हैं कि शायद लाइट का भी इतना मुनासिब इंतज़ाम नहीं, लेकिन यहाँ भी इस आवाज़ ने पीछा नहीं छोड़ा है। तो मेरी पूरी कोशिश है जनाब अली कि ये आवाज़ जो है अगर वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है, मैं देखूंगा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कि किस हद तक ये आवाज़ आई है पीछे से या आ रही है कवालियों की, उसको मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह करेगा आप तक उन कवालियों की कम से कम आवाज़ आएगी। हमारे तो कान बज रहे हैं और अल्लाह जाने रात के किस पहर तक ये कवालियाँ चलें, ये महफिल समा चले। तो खैर बहरहाल चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। सबसे पहले तो उन तमाम नाज़रीन का शुक्रिया, तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी जो पिछली वीडियो जो आज मैंने दोपहर में डाली थी, वो एक दो दिन पहले रिकॉर्ड की गई थी। फैसल करीम जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ हमने रिकॉर्ड की थी कराची के जो सिचुएशन है या कराची के जो मसाइल है उसके हवाले से। क्योंकि हर वीडियो सियासी नहीं हो सकती, हमारी कोशिश होती है कि वीडियो में उन मसाइल को भी उजागर किया जाए जो शहर के रहने वाले लोग हैं, उनको मुतासिर करते हैं जो मसाइल, कुछ और भी फ्लेवर चेंज किया जाए। तो फैसल करीम के साथ हमने कराची पे बात की थी और करते रहेंगे, और फैसल करीम से हम जो है अपडेट्स भी लेते रहेंगे कराची के हवाले से और मुख्तलिफ शहरों के हवाले से, और मुख्तलिफ दिलचस्प मौज़ूआत भी हैं उनके पास सियासत से हटकर। और बहुत से लोगों ने, बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया और कहा जी बहुत पॉजिटिव है, कुछ ने उसको पसंद नहीं भी किया। मैं कमेंट्स में देख रहा था, अभी मैं अगली वीडियो में कमेंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। और उस कमेंट्स में ज़्यादातर लोगों ने फैसल की ज़ात पर तनकीद करने की कोशिश, कुछ लोगों ने, एक दो दोस्तों ने फैसल की ज़ात पे कि वो जिस इदारे से वाबस्ता है वो सच नहीं दिखाता मीडिया में। तो बात आपकी भी बिल्कुल सही है, फैसल उस इदारे का हिस्सा थे लेकिन अब नहीं है, और हर एक शख्स का पास होता है। मैं और तारिक मतीन जिस तरह माजी में, मैं आपको पहले बता दूं, हम लोग भी जियो न्यूज़ का हिस्सा रह चुके हैं, जो कि एंटी किसी भी क्या कहते हैं गवर्नमेंट के पीछे पड़ा रहता है, और जिस तरह वो पीटीआई के ख़िलाफ़ जहर उगलता रहता है, तो वो भी एक पास था। और अब हम लोग उस इदारे में, वैसे भी हर एक बंदे की एक निजी ज़िंदगी होती है, एक प्रोफेशनल ज़िंदगी होती है। प्रोफेशनल ज़िंदगी कुछ और होती है, निजी ज़िंदगी कुछ और होती है, उसका अपना कुछ दिमाग होता है, कुछ अपनी सोचें होती हैं। वैसे ही फैसल करीम की भी वो सोचें थी। खैर बहरहाल तो उस बारे में यही हमने गुजारिश करनी थी कि फैसल करीम हमारे साथ सियासत के मौज़ूआत पे नहीं होंगे, वो कराची के मसाइल के हवाले से हमसे बात किया करेंगे, और आप उन्हें भी सुने और उनके उस मौज़ूआत तक रहते हुए आप कमेंट करें। वैसे बहुत अच्छे भाई फैसल भाई, आपने उनको देखा होगा, बहुत ही क्या कहते हैं टैलेंटेड किस्म के वो क्या कहते हैं एंकर हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उनसे हम मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। पहली बात हमारी ये है आज के रनडाउन की। थंबनेल में देख लिया होगा भाई कि पंजाब के वज़ीर की बलूचिस्तान में पिटाई हो गई, धुना गई। ये हमारी एक मज़े की हेडलाइन बनती है। अच्छा, वो धुनाई क्या हुई यार? बदकिस्मती है इस हुकूमत की, इस हुकूमत की बदकिस्मती है। ये किसी को भी, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, सिलेक्टेड निगरान हुकूमत जो आई है, जो कि लगाई गई है मोहसिन नकवी साहब की पंजाब की, ये किसी के साथ भलाई भी करते हैं वो उल्टा गले पड़ जाती है। खैर बहरहाल बदकिस्मती इनकी और उस शख्स की जिसके साथ हुआ। अच्छा खैर, बदकिस्मती बड़ा ही गलत वर्ड है। यहाँ पर हुआ ये है, वहाब रियाज जिनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया पंजाब का निगरान हुकूमत की जानिब से, वो आज एक कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ मैच खेल रहे थे पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। एक नुमाइशी मैच था, PSL 8 शुरू होने वाला है, उसके लिए कोयटा में एक जो नुमाइशी मैच था, एग्जीबिशन मैच था, जिसमें वहाब रियाज को इफ्तिखार अहमद जो बैट्समैन है, उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के दाग दिए और
बहुत ही आला बैटिंग थी, बहुत ही शानदार थी। और वहाब रियाज की पूरी कारकर्दगी जो इस मैच की थी पूरी एवरेज, बॉलिंग एवरेज खराब कर दी। तो ये बड़ा ही एक जो ना सनसनीखेज किस्म की और मज़ाहिया किस्म की हेडलाइन बनी। सनसनीखेज सॉरी नहीं कहना चाहिए, मज़ाहिया किस्म की हेडलाइन बनी। अच्छा, इसमें बेचारे वहाब रियाज का कोई कसूर नहीं है, ना वहाब रियाज की कोई इंसल्ट है, ना ही ये खेल है, खेल को खेल की हद तक रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह के मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह के लोग तबसरे कर रहे हैं, वो आपके सामने लोग फिर इस तरह की बातें करने से बाज नहीं आते कि वहाब रियाज जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको उनकी धुनाई हो गई बलोचिस्तान यानी कि कोयटा में। तो ये एक आज की एक फ़नी खबर थी और फ़नी लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो खैर बहरहाल इसको किसी तरीके से भी वहाब रियाज की इस परफॉर्मेंस को उनकी सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैं एक और बात भी क्लियर कर दूँ, वहाब रियाज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो पता नहीं उनकी परफॉर्मेंस इस हुकूमत के अताब का शिकार हो गई, हुकूमत पे आने वाले अताब का शिकार हो गई, सॉरी हुकूमत के अताब का नहीं। और खैर बहरहाल और वो मीम्स का निशाना बने और बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये हमारी आज की एक फ़नी हेडलाइन थी। खैर बल अब थोड़ी सीरियस हेडलाइंस की तरफ आते हैं, थोड़ा सा सीरियस इश्यूज़ की जाने बातें हैं। आज हमने सुबह उठते ही जो खबर देखी और आपको अब तक पता लग गया होगा कि साबिक सदर और डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इंतकाल कर गए हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब कई मामलात में बहुत ही पॉजिटिव इंसान, कई मामलात में बहुत ही नेगेटिव इंसान। उनका दौरे हुकूमत कई हवालों से याद रखा जाएगा कि जिसमें उनके कारनामे भी हैं, जिसमें उनकी पॉजिटिव साइड्स भी हैं और जिनमें उनके बारे में जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो भी हैं। उनके बारे में जो अच्छी बातें गिनाई जाती हैं वो गिनाई जाती हैं कि उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया और पाकिस्तान के मफादात को अहमियत दी। दूसरी अच्छी बात उनके बारे में गिनवाई जाती है कि उन्होंने बिज़नेस और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान में इंडस्ट्री बड़ी बूम किया, नौकरियां मिली, आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हुआ उनके ज़माने में, पोर्ट्स एंड शिपिंग्स का काम हुआ और बहुत सी इस तरह की कॉर्पोरेट कंपनियां वजूद में आई। इसके अलावा उनके दौर में मीडिया को भी फ़रोग़ मिला। हालांकि कहा यह जाता है कि उन्होंने मीडिया को बहुत कर्क किया, चंद सहाफ़ियों को निशाना बनाया और उनके, लेकिन ऐसा इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि जब वो थे तो पाकिस्तान में टीवी चैनल्स का बूम आया, पाकिस्तान के प्राइवेट चैनल में बूम हुआ, बहुत से लोगों को नौकरियां मिली। और यही जो अहद चैनल्स उन पे भौंकते हैं और उन पे तनकीद करते हैं, उनमें से वही चैनल थे जो उनके पीछे उस वक्त भागते थे, उनके तल्ले मिनते करते थे, उनको काम करने का मौका दिया गया और काफ़ी हद तक फ्री हैंड भी दिया गया। जजेस के हवाले से उन पर तनकीद की जाती है कि जनाब उन्होंने अदलिया को तोड़ने मोड़ने की कोशिश की अपने हक़ में। ये उनका एक तनकीदी वो है पहलू है। तो वुगला तहरीक थी जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत गई, वो एक फिर उनका जो एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी उनके बारे में है, के बारे में सबसे बड़ी नेगेटिविटी ये है कि जनाब अली उन्होंने अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान वॉर में हिस्सा लिया, पाकिस्तान को उसका हिस्सा बनाया और उस मुसल्लत की गई वॉर की वजह से पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान हुआ, जानी भी माली भी। जानी नुकसान बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तान में जो अफ़गान मुहाजिरीन ने उनका इन्फ्लक्स बढ़ा, तादाद बढ़ी, उनको संभालना ही काम था, जिसकी वजह से हमारे अमन व अमान का बहुत ज़्यादा मसला रहा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा काफ़ी अरसे तक। हालांकि वो जंग में कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब अपने टर्म्स पे अमेरिका से एग्री करके लड़ते, ना कि अमेरिकन टर्म्स पे लड़ी जाती, तो ज़्यादा अच्छा था। पाकिस्तान के मफादात का ज़्यादा ख्याल रखा जाता उसमें, तो शायद पाकिस्तान का वो हाल ना होता और ना पाकिस्तान का इतना नुकसान होता जो अब हुआ है। तो ये एक नेगेटिव पहलू था जिसकी वजह से उन पर तनकीद की जा रही। दूसरा ये कि अकबर बुगटी जैसे रहनुमा थे जो कौमी धारे की सियासत से अलग हो रहे थे किसी वजह से और उनकी पॉलिसीज़ की वजह से इख्तलाफ कर रहे थे, ना कि उनको मेज़ पे बुलाया जाता, बिठाया जाता। लेकिन अकबर बुगटी का जो एक एपिसोड था जिसमें अकबर बुगटी साहब को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया फ़ौजी ऑपरेशन में, वो भी उनके ख़िलाफ़ जाता है। दूसरा बड़ा उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ जाती है वो उन्होंने NRO दिया। जी हाँ, वही NRO जिसके दूसरे हिस्से का जिक्र इमरान खान करते हैं, इमरान खान साहब करते हैं कि NRO 2 फ़ौज की जानिब से दिया जाता है सियासी रहनुमा को। ये तो जिनको NRO का पार्ट 1 मिला था, जो NRO 1 से मुस्तफ़ीद हुए थे, नवाज शरीफ साहब, वो भी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिया था।
और जिसकी बुनियाद रखी थी। और यही कहा जाता है कि ये उनका एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है कि अगर वो NRO ना दिया जाता तो आज ये करप्ट टोला जेलों में सड़ रहा होता और इनकी औलादें जो है किसी होटलों में नौकरियां करके अपनी रोज़ी रोटी कमा रही होती है, किसी आम बंदे की तरह या पाकिस्तान के आम आवाम की तरह ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते और हमें ये दिन ना देखने पड़ रहे होते। तो ये मुशर्रफ साहब का एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस करप्ट टोले के अजाब में अताब में फंसा हुआ है। तो खैर बहरहाल, लेकिन अब हमारे यहाँ रीत है, रिवायत है और हुक्म भी है कि जो शख्स चला जाए दुनिया से उसकी अच्छाइयाँ गिननी चाहिए। और जो अच्छाइयाँ थी वो भी मैंने आपके सामने रख दी। मुशर्रफ दौर में जिस तरह कराची के लिए काम हुआ, मुशर्रफ साहब ने जिस तरह मेरा नहीं ख्याल किसी जमहूरी हुकूमत में इतना काम हुआ हो। आप मुशर्रफ साहब को आइन तोड़ने का मुजरिम कह सकते हैं, उनको गद्दार कह सकते हैं, अदालत से सज़ा हुई, केसेस चले, लेकिन उनकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। जो भी उनके स्टेप से कई दफ़ा हमने देखा जिस तरह उन्होंने इंडिया की आंखों में आंखें डालकर बात की, कश्मीर कॉज पे काम किया। चूँकि कश्मीर डे भी था, इस हवाले से भी उनका जिक्र काफ़ी करना जो होगा, क्या कहते हैं, अगर हम ना करें तो ये गलत होगा। कश्मीर के मामले पर भी इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात की गई और जिस तरह इंडियन मीडिया पे वाकई दबंग अंदाज में बात करते थे, मेरा नहीं ख्याल कोई लीडर पाकिस्तान के कॉज या कश्मीर के कॉज को लेकर इस तरह इंटरनेशनल मीडिया पे, ख़ुसूसन भारतीय मीडिया पे एक्टिव था और उनको मीडिया के महाज पे भी नाको चने चबा के रखे। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में ढेरों जगह अता फरमाए जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब को। दूसरी बात हम करने जा रहे हैं, जो उसने बात की कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब ने NRO दिया जिनकी औलादें हम पर मुसल्लत हैं और वो भी अपनी औलादों के ज़रिए पर मुसल्लत हैं अब पीछे बैठ के। नानी जान जी हाँ, मरीम नवाज़ साहिबा ने जनाब आली मुल्तान में ख़िताब किया आज कन्वेंशन से, जलसे से, और उन्होंने वहाँ पर फिर से नादानिस्तगी में या प्लान के तहत, मैं तो कहूँगा प्लान के तहत, क्या प्लान जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ, इमरान खान को किसी तरीके से सियासी मंजरनामे से गायब करना है। उसके लिए चंद बड़े नामों की कुर्बानी देनी है। एक बड़ा नाम उसमें जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का है। फिर से मरीम नवाज़ की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा पर खुलकर इल्ज़ाम लगाया गया है कि जनाब अली वो सहूलतकारी करते रहे और उनको खुलकर काम करने का मौका नहीं दिया। नवाज शरीफ एंड PDM को जब तक जनरल साहब थे, जनरल कमर रिटायर्ड बाजवा साहब थे, और उनके रिटायरमेंट के बाद ही असल उनको हुकूमत मिली, ये फिर उन्होंने आज दोहराई ये बात। और फिर जो यूजुअल बातें नानी साहबा करती हैं अपनी स्पीच में, और उन्होंने कहा जनाब अली इस वक्त पाकिस्तान में, याद करें जनाब, पाकिस्तान में रोटी हमारे दौर में 2 रुपए की मिलती थी, आज देखें कहाँ पहुँच गई, 20-30 रुपए की। वो भाई खातून आप जो भी हैं, अभी भी आपका दौर है, अभी भी आपका दौर है, तो रोटी सस्ती कर दें, किसने रोका है? गैस महंगा है, आटा महंगा है, बिजली महंगी है, तेल महंगा है, तो भाई आपका दौर है, करते हैं, आपके हाथ में। अभी आपने बढ़ाई हैं चीज़ें, आपकी हुकूमत ने बढ़ाई हैं, आपके ही वज़ीर ख़जाना साहब ने बढ़ाई हैं, आपसे पूछ कर बढ़ाई हैं, आपके वज़ीर आज़म साहब ने उनकी मंजूरी दी है। तो ये अभी इमरान खान का दौर नहीं चल रहा, ये किसी और हुकूमत का दौर नहीं है। ये मतलब इस वक्त वज़ीर ख़जाना जो हैं आपके अपने लगाए हुए रिश्तेदार हैं और उन्होंने ही करना है, और जिनको लगाया था, लेकिन नहीं इस तरह। अब आप जिस तरह IMF की टर्म्स पे जिस तरह आप सामने लेटे हुए हैं और डॉलर कहाँ पहुँचा हुआ है छलांगे मार के, और रुपए की जो हालत है, आवाम जो रो रहे हैं, तो आप ही का दौर हुकूमत है भाई, ये आप ही का दौर हुकूमत है। जिस मुशर्रफ को आप लोग गालियाँ देते थे, जिस इमरान खान को गालियाँ देते, चले इमरान खान तो अभी की बात है, परवेज़ मुशर्रफ वो उस वक्त कौमी ख़जाने में कई अरब डॉलर छोड़ के गया था भाई, ठीक है। 16 अरब रुपए वो स्टील मिल मुनाफे में थी, 60 रुपए का डॉलर था। तो आप अंदाज़ा लगा दें, फिर हम अगर उससे भी पीछे जाना तो किसके दौर हुकूमत में क्या हुआ। तो अभी भी आपका दौर हुकूमत कर लें भाई। और अगर इस तरह आपकी तमाम तर तवज्जो इस वक्त इलेक्शन से भागने, इमरान खान की सियासी जद्दोजहद को सबोटाज करने में है, आपकी की पूरी कहानी घूम रही है सिर्फ खान के गिर्द, और कभी जी ये कर लो, मतलब जिस तरीके से सियासी तौर पे दबाया जा रहा है और मुख्तलिफ लोगों की गिरफ्तारियाँ और सियासी रहनुमाओं की सबके सामने, तो अगर आप इससे तवज्जो हटा के आधी तवज्जो आवाम पे करते हैं भाई, थोड़े पाकिस्तान के माशी हालात पे करते हैं, तो मेरे ख्याल में
कई दर्जा बेहतरी आएगी। और ये मतलब इस तरह की बातें करना जी खान को, मतलब पिछले जलसे में चले, खैर ये भी बात कर लेते हैं कि खान को गोलियां लगी, हमने जनाब आली बहुत मुश्किल से खान ने प्रूफ किया वो जख्म नहीं। भाई आप लोगों ने इमरान खान से पूछा गोलियां कहाँ लगी हैं, उसने दिखा दी। खान साहब ने गोलियां दिखा दी, भाई ये लगी हैं गोलियां पूरी दुनिया के सामने कैमरे पे। कोई अब आपसे ये ना पूछ ले मरियम साहबा कि आपकी सर्जरी कहाँ की हुई है, वो दिखा दें, क्योंकि आपकी गले की सर्जरी हुई, दिखा दें भाई कहाँ की हुई है सर्जरी, हमें तो नज़र नहीं आ रही। तो हर एक का ऐसे कहना नहीं चाहिए, ये बात कोई कहेगा नहीं, अखलाकी तौर पे बुरी बात है, लेकिन अगर किसी ने कह दिया, जो आप इतने बढ़ चढ़ के मुतालबे आपकी हुकूमत की तरफ से आते जाते हैं, उल्टा आपसे अगर मुतालबे हो गए तो आप लोग क्या करेंगे? बहरहाल तो किसी जोगे नहीं रहेंगे आप लोग, तो इसको यहीं रहने दिया जाए। आपका जो पालतू मीडिया है, आपके जो हल्काए हुए कुत्ते हैं मीडिया पे, वो अपना काम भी बड़ी खुशउस्लूबी से कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात जो है मैं नहीं करता, लेकिन आज की हेडलाइन या कल की हेडलाइन में मैं देख रहा था इत्तफाक़ जियो न्यूज़, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सबसे बड़ा चैनल, और क्या जी उनकी हेडलाइन थी, एक बड़ी हेडलाइन थी, उसमें दिखाया गया जी PTI के रहनुमा फवाद चौधरी और जनाब आली शहबाज गिल साहब, आज़म सवाती, शेख रशीद साहब, इन चारों की जो रोते हुई फुटेज है वो दिखाई गई। और जी कहा गया कि जी ये लोगों को रुलाने वाले आज खुद रो रहे हैं। मतलब ये एक चैनल है, सहाफ़ती इदारा है, जिसका एक ज़िम्मेदारी होती है कि आपको एक गैर जानिबदाराना रहते हुए ख़बर को ख़बर की हद तक लाना है, लेकिन इस तरीके से पॉलिटिसाइज़ करके तज़हीक आमेज़ हेडलाइन या ख़बर बनाना, ये समझ में नहीं आना। ये तो मीडिया सेल वाला काम लगता है किसी भी सियासी जमात की तरफ से। हाँ, अगर ये PTI का मीडिया सेल होता या मुस्लिम लीग का मीडिया सेल होता, पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल होता, या PTI का मीडिया सेल होता जिसने क्या कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ कैंपेन बनाई थी, तो हम कहते भी चलें जनाब ये खबर नहीं है। लेकिन बहरहाल जो कुछ उस पर नशर हुआ वो खबर नहीं थी। लेकिन हमारे पास भी एक फुटेज है जिसकी मरीम नवाज़ जो है आज जो कह रही थी कि मैं कभी नहीं रोई, और ये लोग ये 4 मर्द होकर रो रहे थे 5 दिन जेल में रह के, और मैं इतने साल जेल की काल कोठड़ी, बल्कि कैद क्या कहते हैं मौत के कैदियों की कोठड़ी में रह गए। पता नहीं कौन से मौत की कैदियों की कोठड़ी में उन बीबी को रखा गया था। गेस्ट हाउस में नज़रबंद थी हैं, मतलब कहीं से भी वो काल कोठड़ी नहीं थी, वो 3 स्टार किस्म का रेस्ट हाउस था, जहाँ पर ये और इनके पापा जानी बंद थे और इनके चाचू बंद थे, शुरू में हुए बंद। लेकिन इनकी भी अदालत पेशी के मौके पर एक रोने वाली फुटेज है, बिल्कुल है, सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी, बहुत आराम से मिल जाएगी। और वो जब आंसू इन्होंने अपने अदालत के कैश कराने की कोशिश की थी, हालांकि इन पर तशद्दुद भी नहीं हुआ था उस ज़माने में, तो मेरे ख्याल में अगर कोई मीडिया चैनल TV का वो आज दिखा दे तो क्या हो। और मेरे ख्याल में अब तक मेरी शायद अगर मैंने ये बात कर दी तो आपको शायद ये वीडियो YouTube पे मिल भी जाएगी, ट्विटर पे मिल भी जाएगी। मरियम नवाज़ क्राइंग इन कोर्ट के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। 2019 की गालिबन ये फुटेज होगी, तो अगर ये किसी ने दिखा दी तो बड़ी शर्मिंदगी का बायस हो सकता है। दूसरी बड़ी बात जो थी आज के हिसाब से हमें शर्म आती है कि मरियम नवाज़ एंड फैमिली जो है ये एक कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करती है, शरीफ फैमिली कहा जाता है जी। कश्मीरी है ये, मैं खुद कश्मीरी हूँ, कश्मीरुल नस्ल हूँ, बट बरादरी आपको पता है कश्मीरी होती है। और आज कश्मीर का दिन था और मुझे कहीं से भी मुझे आज नहीं लग रहा था कि कश्मीर डे है। पाकिस्तान की हुकूमत है, जो इमरान खान के दौर में हुआ था, कश्मीर कॉज पे काम हो रहा था, वो सबके सामने है। और उस कश्मीर कॉज में मुख्तलिफ़ तरह की कैंपेन्स होती थी, मुख्तलिफ़ तरीके के प्रोग्राम्स होते थे, आलमी बरादरी के सामने कश्मीर का मुकदमा रखा जाता था और जनरल असम्बली में उठाया जाता था। जिस तरीके से बड़ा ही वो प्रोमिनेंट होता था, लेकिन सिवाय छुट्टी के इस हुकूमत में कुछ हो नहीं पा रहा, और सिवाय बयानात दागने के कश्मीर पे कुछ नहीं हो पा रहा। ना जाने क्यों नहीं हो पा रहा, आई डोंट नो। बहैसियत कश्मीरी, हालांकि अगर मैं कहूँ कि जी मैं उस कश्मीर कॉज का हिस्सा रहा हूँ, मैं नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं नहीं हूँ उन तमाम कश्मीरी नस्ल ख़ानदानों की तरह जो काफ़ी एक अरसे से पाकिस्तान आके आबाद हो गए, लेकिन फिर भी फीलिंग महसूस तो करते हैं उस पुकार को, उन आहों को, उन सिसकियों को जो कश्मीर में पिछली 70-75 सालों से जारी हैं, बल्कि उससे भी पहले से जारी हैं।
उन माँओं की, बहनों की, बेटियों की आहो पुकार हम सुनते हैं, हमारा भी दिल बहुत ख़राब होता है, दुख होता है हमें भी। तो वैसे ही मुझे फ़ील होता है कि ये हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही या करना नहीं चाह रही। अब अल्लाह ताला ही अगर कोई ऐसा बंदा लाए जो कश्मीर कॉज पे काम कर सके और उसको सही मानों में कश्मीर को, कश्मीरियों को उनका हक दिला सके। बड़ी बात की हामिद मीर साहब ने आज नसीम ज़हरा के प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा जनाब अली जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा साहब कश्मीर कॉज पे मुखलिस नहीं थे। वो चाहते थे कि कश्मीर कॉज से पाकिस्तान हट जाए ताकि इंडिया से पाकिस्तान के अच्छे दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात उस्तवार हो जाए। उसके साथ साथ जनरल रिटायर्ड का ये हामिद मीर साहब का इंकशाफ है, और उन्होंने नसीम ज़हरा से उन्होंने इसकी तस्दीक भी की कि जनाब आप बताएं नसीम बीबी के क्या ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा जी हाँ ऐसा था, और उन्होंने कहा जी, और इसके अलावा इसराइल को भी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा मनवाना चाहते थे, उसके साथ भी ताल्लुकात रखना चाहते थे, और चाहते थे कि पाकिस्तान जो है इसराइल के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाए ऑफिशियली सिफारती सतह पर। तो उसके लिए काम करें। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, हामिद मीर साहब ने किया, नसीम ज़हरा ने किया है। इसके क्या सबूत हैं या इसका क्या है, लेकिन बहरहाल इसका क्या इम्पैक्ट होता है ये भी देखना पड़ेगा। खैर ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और जाते जाते आपको एक और भी बात बता दें कि जिस तरह हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपने भोलपने में या किसी तरीके से बहुत सारे प्लान्स को जो हम बात करते हैं उनको उगल देते हैं। तो जिस तरह हम खान साहब के खान साहब के ख़िलाफ़ जो प्लानिंग चल रही है उस पर हम आपको बताते आए हैं। क्या बताते हैं कि जी उनको किस तरीके से निकाला जा रहा है। जावेद चौधरी साहब एक एंटी इमरान, एंटी पीटे, बड़े उन पर तनकीद की जाती है और वो भी इमरान खान पे खुल के तनकीद करते हैं। उन्होंने जनाब अली आज अपने प्रोग्राम में, अपने वीलॉग में बोल दिया, और क्या बोला उन्होंने जनाब अली, उन्होंने बोला कि इमरान खान को 3 फेसेस से गुजारा जा रहा है। 3 फेसेस क्या है मैं आपको बताऊं। म्यूज़िक फिर शुरू हो गया बहुत लाउड, तो मैं जल्दी से रैप अप करता हूं। इमरान खान को जनाब अली उन्होंने कहा सिर्फ बदनामी के फेस से गुजर रहे हैं, और बदनामी के फेस में उनके पास मुख्तलिफ मुकदमा हैं। टेरियन वाइट वाला मुकदमा है, बुशरा बीबी के हवाले से, और तोशा खाना वाला मुकदमा चल रहा है। कह रहे हैं उनको अभी इस फेस से गुजारा जा रहा है। दूसरा फेस क्या होगा? दूसरा फेस होगा डिस्क्वालिफिकेशन का। ये जावेद चौधरी साहब बता रहे हैं, पूरा प्लान बता रहे हैं कि जी डिस्क्वालिफिकेशन से गुजरना होगा इन्हीं तमाम केसेस में, और 5 से 7 केसेस हैं जिनमें उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा ताकि वो मुकम्मल तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाए सियासत से और पार्टी के सरबराह की हैसियत से भी। जिसके बाद तीसरा फेज आएगा। तीसरा फेज उनकी गिरफ्तारी का फेज होगा। जी हाँ, जावेद चौधरी साहब खुद बता रहे हैं कि ये फेसेस वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी वीडियो में। अगर आप जाके देखना चाहें आप देख सकते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया जी वो तीसरा फेज है गिरफ्तारी का। उनकी गिरफ्तारी होगी जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत से खान साहब से पाकिस्तानी सियासत की जान छोड़ी जाएगी। ये तो हाल है जनाब अली। सच जो भी सामने आके रहता है, प्लानिंग जो भी सामने आके रहती है, अल्लाह ताला दिखा देता है और सच उगला सामने आ जाता है। तो भोलपने में किया जावेद चौधरी साहब ने, या उन्होंने जानबूझ के किया है, प्लानिंग सामने ले आए हैं ताकि इस पर कुछ हो सके। तो आप मुझे बताएं कि जावेद चौधरी साहब ने ये जानबूझ के किया है, या उनसे हो गया है, या उनसे करवाया गई है ये बात। तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें और मुझे बताएं, और ताकि कल फिर मैं आपके सामने जब हाजिर हूँ तो मेरे पास आपके कमेंट्स हो, उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। और म्यूज़िक कवाली का फिर से शुरू हो चुका है दूसरा सेशन, तो मैं इसको रैप अप करता हूँ। इंशाल्लाह कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला